नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाकवियों का सामान्य परिचय, जिसमें हमने अभी तक की क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन क्लासेस कर ली है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमारे रहते हैं महर्षि वेदव्यास जी, जिनका परिचय हम जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लास नहीं देखी है तो आपको चैनल में ये क्लासेस मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर सभी लिंक डेली डाले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो यही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का है, समर्पण संस्कृत क्लासेस। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सर्च करते हो टेलीग्राम पर जा कर के, तो मुझे लगता है कि आपको 2 चैनल शो होते हैं समर्पण संस्कृत क्लासेस के। जो एक है वो है हमारा ग्रुप, और ग्रुप है उसमें ये है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा चैनल है उसमें सिर्फ आपको कोई इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह, लिंक वगैरह ही प्रोवाइड किया जाता है। उस चैनल पर कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट मैसेज नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप ग्रुप और चैनल दोनों को ही ज्वाइन करना, क्योंकि ग्रुप में सभी लिंक और जो पीडीएफ वगैरह होती है वो ग्रुप में प्रोवाइड नहीं की जाती है। ग्रुप में ये हो सकता है कि हाँ, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो उसका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। इसलिए आप ये दोनों ही ज्वाइन कर ले। दोनों की सेम प्रोफाइल है और दोनों का नाम भी सेम ही है, समर्पण संस्कृत क्लासेस। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं महर्षि वेदव्यास जी का परिचय। कौन है महर्षि वेदव्यास जी? सभी जानते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। क्या की है? महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास। और आपका बार बार कमेंट आ रहा है मुझे कि आप हमें, मतलब मैम, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दीजिए जिससे हमें ये पता लग सके कि हम कितना वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको थ्योरी पढ़ना ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल ही 10 दिन रह गए हैं, हफ्ता रह गया है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का थोड़ा सा मीनिंग बनता है। लेकिन मैं फिर भी आपको 1 मंथ पहले, मान लीजिए हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो मैं आपको नवंबर में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और ना ही आपको ये सोचना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे तभी हमें अपनी नॉलेज का पता लगेगा। आप बस थ्योरी कीजिए, आपकी नॉलेज कहीं और भाग के नहीं जा रही है। आपको जितना ज्ञान हो रहा है वो सभी आपके पास ही है। आप थ्योरी को कीजिए और थ्योरी की बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हो उस चीज़ को, तो उसका रिवीजन कीजिए। आपको 1 मंथ पहले रिवीजन करवा दिया जाएगा। और जैसे ही आपके ये कवि परिचय है ये समाप्त होते हैं, तो मैं आपको जो मंथली आपका ये होता है, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है, ये करवा दूंगी अगर टाइम लगता है मुझे। तो आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को भी देख करके, अगर हो सकेगा कि स्क्रीन शेयरिंग कर पाऊँ मैं, तो ये क्लास जो प्रीवियस पेपर की है वो मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी। इससे क्या होगा कि जो आपके मन में डाउट चल रहे होंगे उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस पेपर के 2022 के भी पेपर रखे हैं और 2023 के भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के रखे हैं, तो वो आपको सोल्व करवा दूंगी। इससे भी आपकी प्रैक्टिस का पता लग सकता है। और ये लाइव लेने का पर्पज़ क्या होगा? लाइव लेने का यही पर्पज़ होगा कि आप समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस चल रही है। पहले क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा,
आप कमेंट करके बताओगे और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि ये नहीं होगा, ये होगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं मिल पाता है। और रही बात टाइपिंग करने की, तो मेरे पास फ़ोन के अलावा कोई भी डिजिटल सोर्स नहीं है जिससे मैं अच्छे से टाइपिंग कर पाऊँ। तो यहाँ पर फ़ोन में इतना समय लग जाता है, आप सभी भी जानते हैं। कोई यहाँ पर व्हाट्सअप की चैट नहीं हो रही है कि हमें एक लाइन लिख देते हैं, फिर एक लाइन का रिप्लाई आ जाता है, फिर एक लाइन लिख देते हैं। टाइपिंग करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर ये भी है कि मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है जिससे मैं उनसे टाइप करवा लूँ, ना ही इतना भी सोर्स है, ना ही इतने पैसे हैं। तो आप बस साथ बने रहिए। हम तैयारी इतनी अच्छे से करेंगे कि हमें सीधा एग्ज़ाम में भी अगर हमारी प्रैक्टिस होती है तो वो इतना अच्छे लेवल की होगी, जितना चाहे 2 महीने से कोई प्रैक्टिस कर रहा हो उससे भी बेटर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम महर्षि वेदव्यास जी के बारे में। महर्षि वेदव्यास। और आप साथ साथ जर्नल पेपर भी अवश्य करते चलिएगा। कहीं आप सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पर ही डिपेंड रहो, क्योंकि संस्कृत का सिलेबस आप सभी को पता है 60 नंबर का एस्टेट में लगा बस, और 90 नंबर जर्नल का है। इसलिए आप जर्नल भी तैयार करते रहिएगा। फिर मत बोलिएगा कि मैम हमने संस्कृत पढ़ा और संस्कृत की वजह से हम पास नहीं हुए। संस्कृत की वजह से कोई पास नहीं हो सकता, चाहे आप 60 में से 60 ले लो, आपको जर्नल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप जर्नल भी साथ में पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का महाकवि है, जो आज के, वो कौन है? महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। और महर्षि वेदव्यास कौन है? आप सभी जानते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। किसकी रचना की है? महाभारत की रचना की है। महाभारत की रचना करने वाले कौन है? महर्षि वेदव्यास। अब बारी आती है इनके सामान्य परिचय की। तो इनके जो पिता है, महर्षि वेदव्यास के पिता कौन है? पाराशर ऋषि। कौन है? पाराशर ऋषि। माता कौन है? माता है सत्यवती। कौन है? सत्यवती। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारे महर्षि वेदव्यास हैं, इनके पिता का नाम पराशर ऋषि है और माता का नाम सत्यवती है। क्या है? माता का नाम सत्यवती है। और इनका जो नाम है, इनके अन्य नाम दिए गए हैं, तो इनके अन्य नाम भी हमें पता होना चाहिए और ये पूछे जाते हैं। जैसे पाणिनि जी के अन्य नाम पणिन, इस तरह पणिन पुत्र, इस प्रकार से। तो मतलब पाणिनि जी के भी हमें बहुत से नाम देखने को मिलते हैं, जैसे दाक्षी पुत्र। तो यहाँ पर जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी है, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो ये हमसे पूछे जाते हैं। अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा अपना साथ साथ। मेरी तरफ से आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर इनका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? द्वैपायन। द्वैपायन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने यमुना द्वीप में जन्म लिया था। किस में लिया था? यमुना द्वीप में। और यमुना द्वीप में जन्म होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? द्वैपायन कहा जाता है। यमुना द्वीप में जन्म होने के कारण द्वैपायन इनको कहा जाता है। फिर इनका दूसरा नाम है पराशरय। क्या नाम है? पराशरय। ये भी इनका क्या नाम है? दूसरा नाम है। पराशर पुत्र क्या कहलाता है? पराशरय। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर है कृष्ण मुनि। कृष्ण मुनि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रंग है वो कृष्ण के जैसा है, अर्थात सांवला कलर है। तो यहाँ पर काले रंग के ये माने गए हैं, जाने जाते हैं काले रंग के, तो इसलिए इनको कृष्ण मुनि भी कहा जाता था। फिर है बादरायण व्यास। बादरायण व्यास, इनका ये भी
क्या है, अन्य नाम है। बादरायण, व्यास और वेद व्यास, इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। वेद व्यास इनका मूल नाम मान लीजिए, या जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वही क्या नाम है, वेद व्यास। क्योंकि जब भी महाभारत का प्रश्न पूछा जाता है तो हम सीधा क्या बोलते हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। ये वेद व्यास व नहीं है, वह है, कहीं आप बे लगा लो। तो यहाँ पर आई होप आपको इनके अन्य नाम आ गए होंगे समझ। क्या है, द्वैपायन है। द्वैपायन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म यमुना द्वीप में हुआ है। फिर है पराशरय, इनके पिता का नाम पराशर है तो इनको पराशरय कहा जाता है। कृष्ण मुनि काले रंग के होने के कारण कहा जाता है। और बादरायण व्यास और वेद व्यास। वेद व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास का अर्थ होता है विभाजन। क्या है, विभाजन। तो इन्होंने क्या किया है, व्यास जी ने वेदों का भी विभाजन किया है। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था, व्यास जी ने ही किया था। अब इनकी वंशावली जान लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, तो पहले हम इनके नाम से ही शुरू कर देते हैं, इससे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इनका जो नाम है वो क्या है, व्यास। क्या नाम है, व्यास। आप सभी को पता है कि व्यास के जो पिता है, पिता है तो ऊपर आएंगे तो पिता का नाम क्या है, पराशर। क्या नाम है, पराशर। और प्लस सत्यवती। यहाँ पर प्लस का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि सत्यवती इनकी माता है। तो ये पराशर और सत्यवती दोनों से मिलकर के उत्पन्न हुए हैं। फिर है पराशर के पिता कौन है, शक्ति है। कौन है, शक्ति। पराशर के पिता शक्ति है और शक्ति के पिता कौन है, वशिष्ठ। कौन है, वशिष्ठ। फिर आते हैं व्यास के। व्यास के पुत्र कौन है, व्यास के पुत्र है शुकदेव। और ये प्रश्न भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सीरीज चलती है। हम जानते हैं महर्षि वेदव्यास को। जो महर्षि वेदव्यास है वो यहाँ पर है हमारे, महर्षि वेदव्यास। हमें इनके पिता के बारे में पता है। इनके पिता का नाम है पराशर और माता कौन है, सत्यवती है। और जो इनके दादा मान सकते हैं हम, इनके क्या कर सकते हैं, इनको दादा बोल सकते हैं। दादा, जिनको पितामह बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोला जाता है, पितामह। पितामह। तो ये इनके दादा हो गए हैं। कौन हो गए हैं, व्यास के दादा शक्ति। और व्यास के जो पर पितामह है व्यास जी के, वो कौन है, वशिष्ठ। क्या है, पर पितामह है। आपने परदादा सुना होगा, हरियाणा में तो यही बोला जाता है परदादा। अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं। लेकिन जो दादाजी के पापा होते हैं, बड़ मतलब पहले नंबर के, जैसे पापा के जो पिता है वो हमारे दादा कहलाते हैं और दादा के जो पिता है वो हमारे परदादा कहलाते हैं। और इनको संस्कृत में पितामह और परपितामह बोला जाता है। और इनके जो व्यास का जो पुत्र है वो कौन है, शुकदेव है। तो ये इनकी वंशावली है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या है, वंशावली है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, जन्म स्थान, जन्म स्थान माना जाता है इनका उत्तरापथ हिमालय। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूँगी जिससे आप ये बोलो कि मैम आपने ये बताया नहीं था और ये प्रश्न में पूछा था। तो यहाँ पर इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है, हिमालय। इन्होंने रचना किस किस की है, तो रचना पर आ जाते हैं अब हम। रचना, महर्षि वेदव्यास जी ने रचना की है महाभारत की और
पुराण के। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि पुराण के रचनाकार कौन है, तो वो भी कौन हो जाएंगे, हमारे महर्षि वेदव्यास जी। कौन हो जाएंगे, महर्षि वेदव्यास जी। अब हम महाभारत का परिचय जानते हैं। पुराण हम सभी को पता है, टोटल 18 पुराण है। इनका डीपली परिचय हमें नहीं जानना है। क्या है, टोटल 18 पुराण है, तो इनका डीपली परिचय हमें नहीं जानना है। अब हम महाभारत के बारे में जान लेते हैं। महाभारत, महाभारत में क्या है, महाभारत में आप सभी जानते हैं 1 लाख से अधिक श्लोक है। क्या है, 1 लाख से अधिक श्लोक। और इसके जो अन्य नाम है महाभारत के, ये भी पूछे जाते हैं, तो अन्य नाम भी हमें पता होना चाहिए। अन्य नाम कौन कौन से हैं महाभारत के, तो आर्ष महाकाव्य। अब आप बोलोगे कि मैं आपने तो ये महाकाव्य आर्ष जो है ये रामायण में भी बताया था, तो यहाँ पर भी आर्ष महाकाव्य, तो हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर रामायण से संबंधित प्रश्न है या महाभारत से। तो क्या होगा कि ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा कि आप अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन एक ही चूज करना होगा, एक ही ऑप्शन चूज करना होगा, तो आपको रामायण या महाभारत में से ऑप्शन में ही एक दिया जाएगा। और अगर आपको महाभारत और रामायण दोनों दिए जाएंगे, तो ऑप्शन आपको ए या बी और सी और डी इस प्रकार से चूज करना होगा। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड होगा, आप देख करके कर लीजिएगा। इसको आर्ष महाकाव्य क्यों कहा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये भी महाकाव्य है और ये भी महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए ये भी क्या कहलाता है, आर्ष महाकाव्य। वैसे रामायण को आर्ष काव्य कहा जाता है। क्या है, रामायण को क्या कहा जाता है, आर्ष काव्य कहा जाता है। और आर्ष महाकाव्य कहा जाता है महाभारत को। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहाँ पर महाशब्द लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि ये महाभारत है, और जहाँ पर सीधा आर्ष काव्य लिखा है तो समझ लीजिए रामायण के बारे में पूछा गया है। रामायण क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर्ष काव्य है। क्या है, आर्ष काव्य, ऋषियों द्वारा लिखा गया काव्य। लेकिन आर्ष महाकाव्य क्या है, महाभारत। महा से महाभारत हम उठा सकते हैं। और अन्य नाम क्या है महाभारत के, तो इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद 2 ग्रंथ को कहा जाता है। एक है महाभारत और दूसरा क्या है, दूसरा है नाट्यशास्त्र। क्या है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो हमारा पंचम वेद है वो 2 कहलाता है। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पंचम वेद नाम से कौन से 2 ग्रंथ जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया था ए और डी, बी और सी, इस प्रकार से ऑप्शन आए थे। तो हमें 2 सिलेक्ट करने थे। तो महाभारत और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता हमारा इसका तीसरा नाम, जिसका नाम है सतसाहस्री संहिता। क्या है, सतसाहस्री संहिता। सतसाहस्री संहिता क्यों कहा गया है कि सत अर्थात 100 और सहस्री अर्थात 1000, मतलब 100 1000 कितने हो गए टोटल मिला करके, 100 1000 1 लाख। कहीं आप ऐसे मत जोड़ देना कि 100 और 1000 1100, ऐसे नहीं होगा। मतलब 100 1000 अर्थात 1 लाख, ये हमारी टोटल क्या है,
1 लाख इसमें श्लोक है, तो इसको शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। इनका ये नाम हो गया है अच्छे से। और जो हमारी रामायण है ना, रामायण, उसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि उसमें 24,000 श्लोक है, इसलिए उसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने राम जो महाभारत है उसके अन्य नाम जान लिए हैं। अब हमारे आते हैं महाभारत में 18 पर्व। तो ये प्रश्न भी महाभारत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप। तो महाभारत के 18 पर्व कौन कौन से हैं? 18 पर्व, उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। महाभारत के टोटल 18 पर्व है। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि महाभारत में कितने पर्व है। महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में कितने पर्व है? तो आंसर हो जाएगा 18 पर्व। कितने हैं? 18 पर्व। और प्रश्न ये भी बनता है कि टोटल पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या भी 18 ही है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये भी क्या है हमारी? 18। 18 पुराण। उप पुराण कितने हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो उप पुराणों की संख्या उप पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 उप पुराण माने जाते हैं। तो ये आप 18 शब्द को अच्छे से ध्यान रखिएगा। 18 ही उप पुराण है, 18 ही पुराण है और 18 ही महाभारत में पर्व है। कितने हैं? 18। अब बारी आती है कि हमारे जो ये 18 पर्व है, क्या है? 18 पर्व कौन कौन से हैं? 18 18 पर्व में सबसे पहले हमारा जो पर्व है वो आता है आदि पर्व। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आदि अर्थात जो शुरुआती पर्व है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आदि पर्व। फिर हमारा दूसरा जो पर्व है वो कौन सा है? सभा पर्व। क्या है? सभा पर्व। तीसरा जो हमारा पर्व आता है वो क्या है? वन पर्व। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व। फिर जो हमारा चौथा आता है वो है विराट पर्व। विराट, वैसे वन वैसे विराट पर्व। ये हमारे 4 हो गए हैं। फिर आता है 5वां उद्योग। उद्योग पर्व। छठा आता है हमारा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। 7वां आता है हमारा द्रोण पर्व। 8वां आता है हमारा कर्ण पर्व। कर्ण पर्व। 9वां कौन सा है? शल्य। शल्य पर्व। फिर है 10वां हमारा कौन सा है? सुषुप्ति। क्या है 10वां? सुषुप्ति। 11वां कौन सा है? स्त्री पर्व। 12वां है हमारा शांति पर्व। शांति पर्व। 13वां कौन सा है? 13वां है अनुशासन पर्व। कौन सा है? अनुशासन।
जहाँ शांति होगी वहाँ अनुशासन अवश्य ही होगा। 14वां है आश्वमेधिक। क्या है? आश्वमेधिक पर्व। 15वां है हमारा आश्रम पर्व। जो 16वां है वो कौन सा है? मूसल। 16 है मूसल। 17 है महाप्रस्थानिक। महाप्रस्थानिक। और जो 18वां नंबर का है वो क्या है? वो है स्वर्गारोहण। तो ये हमारे टोटल 18 पर्व हो जाते हैं। और एक जो है परिशिष्ट पर्व भी है, परिशिष्ट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। परिशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो शेष बचा हुआ है। तो परिशिष्ट पर्व कौन सा है? हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व। और ये जो हरिवंश पर्व है इसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन है। किसका वर्णन है? श्री कृष्ण जी का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि हम इन 18 पर्वों को याद किस प्रकार से रखें। तो सबसे पहले हमारा जो पर्व आता है वो है आदि पर्व। आदि पर्व नाम से ही स्पष्ट है कि आदि में है। दूसरा है हमारा सभा। क्या है दूसरा? सभा पर्व। तो यहाँ पर आदि पर्व शुरुआत होती है, फिर हम सभा में मिलते हैं। सभा से उठ करके हम सभी कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। और वन में जा कर के हम किससे मिलते हैं? हमसे यहाँ पर अभिप्राय है कि जो वो 5 पांडव है वो क्या करते हैं? वन में जाते हैं वनवास के लिए। और फिर क्या करते हैं? 1 साल के लिए विराट, जो राजा विराट है वहाँ पर रहते हैं। जो राजा विराट है उसके महल में रहते हैं अज्ञातवास से। राजा विराट को भी ये नहीं पता होता है कि ये जो है 5 पांडव पुत्र हैं। तो वन में जाने के बाद, वन में अपना वनवास बिताने के बाद उनको 1 साल का अज्ञातवास बिताना होता है, तो वो विराट चले जाते हैं। फिर है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व 5वां है हमारा। और उसके बाद 6ठा है हमारा भीष्म पर्व। तो यहाँ पर अब हमारे शुरू होते हैं जो हमारे भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। तो ये सभी जो क्या है? सेनापति है। क्या है? ये सेनापति है। और सबसे पहले भीष्म पर्व आता है। भीष्म पर्व में क्या वर्णित किया गया है? भीष्म पर्व में जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता वो भीष्म पर्व से ही ली गई है। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व से ही ली गई है। भीष्म के बाद द्रोण सेनापति होते हैं। द्रोण सेनापति के बाद कर्ण, कर्ण के बाद शल्य, शल्य के बाद सुषुप्ति। यहाँ पर सुषुप्ति पर्व आ जाता है। फिर आता है स्त्री। क्या है? स्त्री पर्व। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि से ही शुरू हो रहे हैं दोनों, तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारा शांति पर्व। शांति पर्व, शांति हमारा कौन सा है? 12वां है। कौन सा है? 12वां। आप देख सकते हैं शांति जो शब्द लिखा है वो शांति का सबसे पहला अक्षर इस प्रकार से है। तो आप 21 को क्या कर दीजिए? अपोजिट कर दीजिए और 1 पहले लिख दीजिए और 2 बाद में। तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं कि शांति क्या है? शांति से 21 और 21 से 12 बना करके 12वां शांति पर्व है। क्योंकि हमसे ये पूछा जाता है कि 5वां पर्व कौन सा है, 6ठा कौन सा है, 21वां कौन सा है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर है 13वां पर्व। तो आप सभी शांति का नाम जानते हैं, शांति 12वां है। तो शांति के जस्ट बाद ही अनुशासन आता है कि जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर अनुशासन अपने आप बना रहेगा। तो यहाँ पर 13वां हो जाता है। फिर हमारा है चतुर्दश जो आश्वमेधिक है। क्या है? आश्वमेधिक। 15वां है हमारा 15 आश्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 शब्द जब हम लिखते हैं
15 है। तो यहाँ पर द्र की साउंड आ रही है और द्र इसमें आश्रम शब्द में भी जो श्र है, द्र श्र सेम सी साउंड है, तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, आश्रम हो जाता है। 16 है, तो यहाँ पर हमारा जो 16 लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है 16 है। तो यहाँ पर ये जो 16 है, तो 16 शब्द मोशल, 16 मोशल, तो यहाँ पर सेम सी साउंड है, तो 16 इस प्रकार से रखा जा सकता है। 17 महाप्रस्थानिक है, 17 का क्या है, महाप्रस्थानिक। और 18वां सबसे जो अंतिम है वो स्वर्ग आरोहण है। अब बारी आती है कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है और सबसे छोटा। तो महाप्रस्थानिक जो है वो सबसे छोटा पर्व है। क्या है, सबसे छोटा पर्व। और शांति पर्व जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा पर्व। कि शांति रखना जो है वो एक महान काम है, तो ये सबसे बड़ा पर्व है। क्या है, सबसे बड़ा पर्व। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा में इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो वर्णित विषय है, क्या क्या इनके अंदर वर्णित किया गया है, ये सब हम जो हमारी महाभारत लगी हुई होगी तो ही डीपली पढ़ेंगे। बाकी सामान्य जानकारी के लिए इतना आप सभी के लिए काफ़ी है। क्लास पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर इसी प्रकार से।